गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आइए स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज की क्लास। एनवायरमेंटल स्टडीज में इस समय हमने पढ़ाया था आपको पॉल्यूशन, टाइप ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कितने प्रकार का पाया जाता है वो मैं आपको पढ़ा रहा था। तो आइए देखते हैं, हमने कल जो सीखा हुआ था एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। आज जो हमको पढ़ना है सॉइल पॉल्यूशन या लैंड पॉल्यूशन जिसको कहा जाता है, और नॉइज पॉल्यूशन। इनके अलावा भी कई प्रकार के पॉल्यूशन हैं जिनको मैं बताऊंगा, लेकिन ये मेजर पॉल्यूशन हैं जिससे हमारे यहाँ सबसे मेजर प्रॉब्लम पॉल्यूशन की है वो है एयर, वाटर, लैंड और नॉइज। इसके अलावा जो अदर पॉल्यूशन हैं वो भी मैं आज बताऊंगा आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज लैंड पॉल्यूशन से। सॉइल और लैंड पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन जैसा कि आपको मालूम है कि आज जो हमारे जमीन की उर्वरा शक्ति है वो कहीं ना कहीं कमजोर होती जा रही है, और वो किस कारण से हो रही है? पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि आज जो हम जमीन में एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में किसानी, खेती किसानी करते समय जो किसान लोग हैं वो सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं यूज करते हैं, फर्टिलाइजर विभिन्न प्रकार की खाद यूज करते हैं। वो जो यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं जहरीली होती हैं, और वो जहरीली दवा होने के कारण हमारी मिट्टी को भी क्या कर देती हैं? कमजोर कर देती हैं, और उसकी उपजाऊ क्षमता, जो उर्वरक क्षमता होती है उसको क्या हो जाता है? कम हो जाती है, और जो उपज होती है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसके साथ साथ वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर तक भी पहुंचते हैं, वो जो जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, उसके कारण हम में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने लगती है, हेल्थ की प्रॉब्लम या कोई अदर प्रॉब्लम भी जनरेट होती है। सॉइल पोल्यूशन, जिसको आल्सो कॉल्ड द लैंड पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन भी हम कहते हैं, इज द कॉज ऑफ द लैंड डिग्रेडेशन ऑफ द ड्यू टू द टॉक्सिक केमिकल। जैसा कि मैंने आपको बताया, मिट्टी में जो मेन उसका रीजन है उसमें केमिकल, जहरीले केमिकल का यूज करना सबसे मेजर पॉइंट है इसमें। और भी कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन मेड पदार्थ पाए जाते हैं जो हमारी जमीन को क्या करते हैं? प्रदूषित करते हैं। ये मैंने आपको बताया भी है, मृदा प्रदूषण भी इसे कहते हैं या भूमि प्रदूषण भी कहा जाता है। मिट्टी में जहरीले रसायनों, जो रसायन पाए जाते हैं रोगजनक सूक्ष्म जीवों या अन्य मानव पदार्थों के कारण क्षरण का कारण बनने लगता है। मिट्टी वहाँ पे कटाव होने लगता है, और जब कटाव होने लगता है तो उसकी उर्वरा शक्ति भी क्या हो जाती है स्टूडेंट? कम हो जाती है। किसी न किसी रूप में मानव के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है, कहीं ना कहीं हेल्थ पे भी इसका इफेक्ट आता है। क्यों? क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, खाना खाते हैं, वो हमारा कहाँ से हमको मिलता है? मेन रिसोर्सेस हमारा क्या है? उसका लैंड ही है, हमको लैंड से ही मिलता है। हानिकारक रसायन वाले जो आपके तरल अवशिष्ट धीरे धीरे मिट्टी में अवशोषित हो सकते हैं और भूजल की शुद्धता को भी प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि तो मिट्टी जहाँ पे वो हम कुछ कीटनाशक दवाओं का, रसायनों का यूज करेंगे, पदार्थों का यूज करेंगे, वो धीरे धीरे अंदर जा सकते हैं। अंदर जा करके हमारा जो वाटर लेवल है उसको भी इफेक्ट करेंगे, और जब उसको इफेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम वाटर में भी क्या हो सकती है? प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सीधा असर आसपास के इलाकों में पीने वाले पानी, यानी कि जो हमारे आसपास पीने वाले पानी होंगे, झरने, कुएं इस्तेमाल करने वाले लोगों पर पड़ता है। यदि वहाँ की पॉल्यूशन बढ़ता गया तो धीरे धीरे उनकी हेल्थ भी कहीं ना कहीं खराब होगी, और प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। एक प्रकार प्रभाव इसका प्लांट में भी देखा जा सकता है। जब वहां पे आपका लैंड रिसोर्सेज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आएगा, उससे रिलेटेड जो वाटर है उसमें भी इसका इफेक्ट जाएगा, और वहां पे जो प्लांट्स होंगे, जो पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे, उन पे भी इफेक्ट जाएगा, वो भी सूखने लगेंगे और उनको भी सही तरीके से उनकी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं फूड की प्रॉब्लम आएगी। मिट्टी में जहरीले रसायनों को उनके द्वारा अवशोषित किया जाएगा और खाद्य श्रृंखला के माध्यम से पारित किया जाएगा।
क्योंकि पौधे पर्यावरण में ही वो स्वयं प्रोड्यूसर होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, उत्पादन करते हैं अपने भोजन का। लेकिन जब वो इतने कमजोर हो जाएंगे, जीवित ही नहीं बचेंगे, तो कहीं ना कहीं उन पे भी इसका लॉस होगा। इस तरीके से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ, पौधे, वाटर यानी कि जल, कई तरीके से हमको ये लॉस पहुंचा सकता है पॉल्यूशन। इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमको इस बात को ध्यान में रखना होगा, कम से कम रसायनों का यूज करें, कम से कम केमिकल यूज करें। यदि हम बहुत हाई लेवल के केमिकल यूज करते हैं जिनमें ज्यादा टॉक्सिक पाया जाता है, जहरीला पदार्थ पाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे लैंड को क्या करेंगे, डिग्रेडेशन करेंगे और लैंड की जो क्षमता है उसको, कैपेसिटी को कमजोर करेंगे। तो इस तरीके से हमने कुछ पॉइंट निकाले हैं कि इससे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम हो सकती है। लॉस ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट, जो उसके पोषक तत्व होंगे वो उनका लॉस हो जाएगा, यानी कि वो मिट्टी की उपज जो होगी वो कम हो जाएगी, विच मेक द सॉइल अनफिट फॉर एग्रीकल्चर, और फिर एग्रीकल्चर लायक वो भूमि नहीं बचेगी, यानी कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे तो फिर उसमें हम खेती नहीं कर सकते हैं, अनुपयोगी हो जाएगी, उसका हम उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमको कहीं ना कहीं इस पॉल्यूशन से बचने के लिए इन कारणों को ध्यान में रखते हुए कंट्रोल करना होगा। अफेक्ट द नेचुरल फ्लोरा एंड फॉना ऑफ द सॉइल, मिट्टी के जो प्राकृतिक वनस्पतियां हैं, जीव हैं, उनको भी प्रभावित करेगा। जहां पे हम उसको केमिकल डालेंगे वहां पे जो भी जीव होंगे, जो भी वनस्पतियां होंगी, वो सारी क्या हो जाएंगी, फिनिश हो जाएंगी, और वहां पे इसके साथ साथ उपज भी नहीं होने लगेगी, तो वो जमीन हमारे फिर किसी भी मतलब की नहीं होगी, उसको हम कह सकते हैं अनुपयोगी, यानी कि वो लैंड हमारे उपयोग की नहीं रह जाएगी। डिप्लेशन ऑफ द vegetation occur due to the increased salinization of the soil, मृदा के जो लवण हैं बढ़ने के कारण वनस्पति का ह्रास होगा, और कहीं ना कहीं जो वनस्पति नहीं रहेगी तो वहां पे जो जीव जंतु हैं वो भी वहां से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा उनका भी, वो भी वहां से नष्ट हो जाएंगे। टॉक्सिक डस्ट यानी कि सीधा सा जहरीली धूल और सांस लेने में प्रॉब्लम, फेफड़ों या कैंसर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से हमको बचने के लिए कहीं ना कहीं किसकी हो सकता है कि हम पॉल्यूशन को कंट्रोल करें, पॉल्यूशन को आगे ना बढ़ने। ये हमने आपको लैंड पोल्यूशन बताया। इसके बाद अगला है नॉइज पोल्यूशन। जैसा कि मालूम है नॉइज पोल्यूशन इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस पोल्यूशन तो नहीं है जो हमारे इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब करता हो। नॉइज पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द नॉइज दैट इफेक्टेड द इन्वायरमेंट इज ए डिस्ट्रप्टिव माइनर, एक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है इन्वायरमेंट को तो नहीं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं हमारे जो हेल्थ की बात करें या एक तरह से यदि मैं बताऊं तो हमारे हेडेक या विजन को कहीं ना कहीं कंसंट्रेट नहीं होने देता है और हमें कहीं ना कहीं किसी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। नॉइज पोल्यूशन इज नॉट विजुअल एंड हम उसको देख तो सकते नहीं है, डज नॉट स्माइल और उसकी स्माइल भी नहीं है कोई, और एयर पोल्यूशन जैसे आपका एयर पोल्यूशन है उसको देखा जा सकता है, वो डायरेक्ट हमको इफेक्ट पहुंचाता है। ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक मात्रा में शोर रूप से जहां अधिक शोर होता है उसको कहा जाता है, और ये एक तरह से पर्यावरण को विघटनकारी तरीके से प्रभावित करता है। यदि इसको कहा जाए तो कहीं ना कहीं विघटनकारी तरीके से प्रभावित करता है। और ध्वनि प्रदूषण दिखाई नहीं देता है, आपको मालूम है वायु प्रदूषण की तरह गंध भी नहीं देता है। जैसे जहाँ पे वायु प्रदूषण होगा वहाँ स्मेल आएगी, गंध आएगी, और जो अदर प्रदूषण है वो दिखाई देते हैं। जैसे वाटर में कहीं पोल्यूशन हुआ तो वो आपको दिखाई देगा, लैंड पोल्यूशन है वो भी आपको दिखाई देगा, लेकिन नॉइज पोल्यूशन आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा।
लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक है ये, और हमारे एनवायरमेंट के बैलेंस को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। ये आमतौर पर मानव निर्मित गतिविधियों के कारण होता है, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसके कारण होता है, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ना इतनी बेसिक नीड है, लेकिन फिर भी आप जो इसको जनरेट कर रहे हैं तो आपकी एक्टिविटीज के कारण ही हो रहा है। जैसे इससे प्रॉब्लम क्या होगी, यदि प्रॉब्लम की बात करें, हियरिंग लॉस ऑफ द डिसऑर्डर, सुनाई न देना या कान से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है या विकार हो सकता है, तो एक मेजर प्रॉब्लम ये है। प्लस स्ट्रेस एंड हेडेक, तनाव बना रहेगा, और साथ में हेडेक टेंशन हो सकता है, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, नींद से संबंधित आपको सही समय पे सोने को नहीं मिलता है, आपको मालूम है कई प्रकार के डिस्टर्बेंस हो जाते हैं, या तो हेडेक भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकती है, आप तनाव में भी रह सकते हैं, और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम इन स्पीच है, इससे भी रिलेटेड, मान लीजिए आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और वहां पे भी नॉइज पोल्यूशन हो रहा है तो वो इंटरप्शन भी होगा, कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा। तो ये भी एक मेजर कारण हो सकता है कि यदि आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो कम्युनिकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है नॉइज पोल्यूशन के कारण। और हाई ब्लड प्रेशर, जो एक मेजर हेल्थ की यदि मैं बात करूं तो नॉइज पोल्यूशन से जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये मेजर हमारे पोल्यूशन पॉइंट थे। अब हम अदर कुछ टाइप के पोल्यूशन बात करते हैं। इनके अलावा भी कुछ पोल्यूशन होते हैं जो इनडायरेक्टली तरीके से कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। वो आपके कौन से हैं, जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, थर्मल पोल्यूशन हुआ, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हुआ, लाइट पोल्यूशन हुआ और मर्क्यूरी पोल्यूशन हुआ। तो ये जो पोल्यूशन है तो कहीं ना कहीं ये भी हमको नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन जो मेजर पोल्यूशन है वो आपके तीन है। एक तो आपका एयर हुआ, दूसरा वाटर हुआ, तीसरा लैंड हुआ, और चौथा यदि बात करें तो नॉइज। तो थर्मल पोल्यूशन क्या होता है ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। थर्मल पोल्यूशन रिफर टू द increase decrease in natural water bodies temperature such as a river, lake और ocean। यानी कि सीधा सीधा जो वाटर बॉडीज हैं जैसे कुएं, नदी और सागर, उन पे तापमान का बढ़ना और एकदम से घटना, एकदम से तापमान का अचानक से बढ़ना और घटना, एकदम से तापमान घट जाता है कभी बढ़ जाता है, ये जो पोल्यूशन जनरेट होता है वो आपका क्या होता है, थर्मल पोल्यूशन। इसके कारण भी इसके अलावा भी इसके मिट्टी के कटाव जैसे या नेचुरल रिसोर्सेज थर्मल पोल्यूशन हो सकते हैं, जहाँ पे मिट्टी का कटाव होगा, यानी कि बहुत ज्यादा यदि वाटर लेवल बढ़ा पानी और वहां पे यदि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ी तो भी इसके कारण मिट्टी पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है, इसके पानी धूप का भी इफेक्ट पड़ता है, तो इसके कारण भी आपका क्या है, थर्मल पोल्यूशन हो सकता है। रेडियो एक्टिव की यदि बात करूं मैं तो देखिए, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जो रिफर होता है वो एक्चुअल में रेडियो सब्सटेंस जो पदार्थ होते हैं उन्हीं के कारण होता है, और इन्वायरमेंट को ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाते हैं हमारे, जैसे परमाणु विस्फोटक, परमाणु हथियार परीक्षण, रेडियोधर्मी, ऐसे अयस्कों का खनन और परमाणु ऊर्जा, ये दुर्घटनाओं से संबंधित, यानी कि कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव से रिलेटेड ही जो पोल्यूशन है वही पोल्यूशन हमारे लिए नुकसान पहुंचा सकता है। लाइट पोल्यूशन, ये तो बहुत माइनर पोल्यूशन है, हर जगह ये अवेलेबल नहीं है अभी। ये लाइट पोल्यूशन अर्बन एरिया में सबसे ज्यादा है। लाइट पोल्यूशन इज डिफाइंड एज द excessive amount of the light produced by the most urban and other populated area, जहां बहुत लोग रह रहे हैं या जहां हाई लेवल की लाइट, स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, वहां ये पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
ब्लाइंडेड की प्रॉब्लम भी आ रही है, डार्क, आप बहुत ज़्यादा लाइट के प्रकाश में रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ये भी एक पोल्यूशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये पोल्यूशन अभी शहर लेवल पर है, अर्बन एरिया में है, जहाँ पे बहुत से लोग आसपास रहते हैं और वहाँ पे हाई लेवल की लाइटें लगी होती हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पोल्यूशन मैंने आज आपको बताए। मर्क्यूरी मतलब है पारा से रिलेटेड पोल्यूशन। जो पारा पोल्यूशन है वो इस प्रकार का वन्यजीवों को भी नुकसान पहुंचाता है, हवा में भी उत्सर्जित होता है, वायुमंडल में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है। तो कई मील की यात्रा कर सकता है पारा, तो इससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो क्लाइमेट है, तो क्लाइमेट को प्रॉब्लम होती है और इस क्लाइमेट के कारण भी हमारा एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है। तो ये सारे पोल्यूशन हैं। अब इनका मेन व्हाट काजेस ऑफ पोल्यूशन, कारण क्या है, पोल्यूशन होने का मुख्य कारण क्या है, पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है, इसका रीजन क्या है, इस पे आपको एनालिसिस करना है। और इसको एनालिसिस करने के बाद इसको फॉलो करना है, कैसे हम इससे बच सकते हैं इन सभी पोल्यूशन से, कि हमारा वर्क भी हो जाए, डेवलपमेंट भी हो जाए, हमारे कार्य भी होते रहें, लेकिन हम कहीं ना कहीं पोल्यूशन को कंट्रोल भी करें। तो इसके मेजर कारण मैंने पॉइंट में दिए हैं, आप पढ़ लेना स्टूडेंट। जैसे डोमेस्टिक, घरेलू, वेस्टेड वाटर जो हमारा होता है, वेस्टेड बहुत सारे टॉयलेट हुए, बाथरूम हुए, किचन हुए, यहाँ से जो पानी निकलता है, यही पोल्यूशन का कारण। जो नालियाँ बनी होती हैं, इनको हमको कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉपर बनाना चाहिए, उसका रिसाइकलिंग करना चाहिए। तो रिसाइकलिंग मेन इसका कंट्रोल आपको बताना है, प्रॉपरली कंटेनिंग, एक जगह स्टोर होना चाहिए और रिसाइकलिंग होना चाहिए। मेन इसका रिसाइकलिंग है। यदि आप सही तरीके से रिसाइकलिंग इनका करेंगे, पानी भी आपका रिचार्ज होगा, ग्राउंड वाटर भी इंक्रीज होगा और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। दूसरा है इंडस्ट्रीज, औद्योगिक क्षेत्र, कंपनियां। सबसे ज्यादा पोल्यूशन का कारण कंपनी है। क्यों? वो पानी भी यूज करते हैं और उस गंदे पानी को बहा भी देते हैं, उसको रिसाइकलिंग नहीं करते हैं। एयर को भी हमारी इफेक्ट पहुंचाते हैं, एयर पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं, वाटर पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं, लैंड पोल्यूशन भी जनरेट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज पे भी कंट्रोल होना चाहिए और उसको भी हार्मफुल जो आपका वेस्टेड है उसको, जो पदार्थ है, इसे डिस्चार्ज करना चाहिए उसको और डिस्ट्रॉय करना चाहिए। साथ में कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग की प्रोसेस उसको भी यूज करना चाहिए। तीसरा है आपका एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से भी कई प्रकार के वेस्टेड एक्टिविटीज होती हैं, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रीज में आजकल पैकिंग के लिए इतने सारे क्या यूज किए जाते हैं, कार्टून यूज किए जाते हैं, पॉलीथीन यूज की जाती हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज किए जाते हैं, तो हमारे लैंड के लिए नुकसानदायी होते हैं। और जहाँ पे इनका यूज किया जाता है, जैसे पॉलीथीन है, वो कहीं ना कहीं एनिमल्स और हमारी लैंड दोनों को इफेक्ट पहुंचाती है। नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट, तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट, ट्रांसपोर्ट तो मेजर है इसका एयर के लिए। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और इतनी ज़्यादा जो आज की डेट में व्हीकल्स यूज की जाती हैं, तो सबसे ज़्यादा जो एयर पोल्यूशन है वो हमारा किससे जनरेट हो रहा है, ट्रांसपोर्ट से हो रहा है। और एयर पोल्यूशन के कारण हमारे पास हेल्थ की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आ रही है और हेल्थ में आई प्रॉब्लम है या कई प्रकार की मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं स्टूडेंट, जो हमारे टॉप 10 पोल्यूटेड सिटीज हैं इन इंडिया की, वो मैंने यहाँ पे दिया है। सबसे ज़्यादा जिनमें पोल्यूशन पाया जाता है इंडिया में, वो सबसे पहले गाजियाबाद है, आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश, गाजियाबाद। और दिल्ली हुआ, दिल्ली से लगा हुआ ही गुड़गांव हुआ, गुरुग्राम जिसको कहते हैं, लखनऊ हुआ, जिंद हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ। ये सबसे आपके इंडिया की टॉप 10 पोल्यूटेड सिटी है जिससे पोल्यूशन सबसे ज्यादा पाया जाता है। पटना में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं झारखंड हुआ, बनारस हुआ, कानपुर हुआ, ये मैंने यहाँ पे दिया है, तो आप देख सकते हैं।
और इस तरीके से आप पोल्यूशन को पढ़िएगा। आज मैं ये पीडीएफ भी आपको स्टूडेंट सेंड कर दूंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट पार्ट मैंने इस पीडीएफ के समझाया है, बाकी ये पूरा नोट्स मैंने आपको बना दिया है स्टूडेंट, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। और मैंने कोशिश किया है कि इसको मैंने हिंदी में भी बनाया है और इंग्लिश में भी, जिससे जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम के वो हिंदी मीडियम में पढ़ लेंगे, जो स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ लेंगे। और इस तरीके से जो हमारा सिलेबस है वो भी 3rd यूनिट तक फिनिश हुआ। एक बार हम देख लेते हैं। एक बार मैं सिलेबस भी आपको रिव्यू करा देता हूँ स्टूडेंट। ईबीएस का सिलेबस सेकंड हम जो पढ़ रहे थे इस समय सेकंड सेमेस्टर में आपके, उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ये हमारा सिलेबस, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया था स्टूडेंट। फर्स्ट यूनिट यहीं पे, सेकेंड यूनिट मैंने पढ़ाया इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी, और 3rd यूनिट में मैंने पोल्यूशन पढ़ाया स्टूडेंट। तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी आपको ये पढ़ाया है, पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड, सॉइल, थर्मल, न्यूक्लियर हेड। इससे न्यूक्लियर हेड क्या क्या खतरे हैं जो अभी बताया वो, और साथ में सॉइल वेस्टेज मैनेजमेंट ये मैं आपको पढ़ा दूंगा स्टूडेंट, ये और बता दूंगा। तो ये यूनिट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और ये कुछ पार्ट हमने फर्स्ट यूनिट में ही पढ़ लिया था, आपको मालूम होना चाहिए। फ्लूड्स, अर्थक्वार्क, साइक्लोन, लैंडस्लाइसेस यानी कि बाढ़ क्या है, भूकंप क्या है, ये मैं फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ाया था, वहीं पे आपको इसके बारे में बता दिया था। और साइक्लोन क्या है, चक्रवात क्या है, लैंडस्लाइसेस क्या है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था। तो एक क्लास में वेस्टेज सॉल्यूशन पे ले लूंगा, मैनेजमेंट पे कैसे उसको मैनेजमेंट करते हैं, सॉइल वेस्टेज मैनेजमेंट जो है उसको कैसे यूज करते हैं ये बता दूंगा। और फिर इसके बाद आपकी 4th और 5th यूनिट जो होगी, इसके भी बहुत से पार्ट हम पढ़ चुके हैं, जो पार्ट होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।